नमस्कार। मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम कर रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्नोत्तर। इसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। इस पाठ की विस्तृत व्याख्या मैंने पिछले वीडियो में समझा दी है और जीवन परिचय भी लेखक का पिछली वीडियो में करा दिया है। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। अब ये प्रश्न समझिए कि इसमें लेखक ने ये पूछा है कि इस पाठ के आधार पर आपके अनुसार प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है आपको। तो सबसे पहले है दिखावे की भावना से दूरी। जैसे कि आपने देखा कि जिस प्रकार से वो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए, तो इससे पता चलता है कि उनमें दिखावे की भावना नहीं है। दूसरा है संवेदनशीलता, यानी दूसरों को कष्ट में देखकर स्वयं दुखी होने की प्रवृत्ति। आपको पता है कि उनके रचनाओं में भी आपको ये दिखाई देता है कि उन्होंने श्रमिक, कृषक या निम्न तबका जो भी है उसके लिए संवेदनाएं प्रकट की हैं और उनके लिए संघर्ष भी उन्होंने किया है। इसलिए वह हमेशा संवेदनशीलता के भाव से युक्त रहते हैं। तीसरा है अपने कर्तव्यों से परिचित। एक रचनाकार होने के नाते समाज के प्रति रचनाकार का कर्तव्य बनता है कि वह समाज की बुराइयों को समाज के सामने प्रकट करे और उनके खिलाफ समाज को एक आवाज दे ताकि समाज उसके प्रति संघर्ष कर सके। तो लेखक ने, प्रेमचंद जी ने अपने इस कर्तव्य का बहुत ही अच्छे से पालन किया है एक रचनाकार के तौर पर। चौथा है सादगी एवं सरलता से जीवन यापन करने की भावना। आपको तस्वीर के माध्यम से पता चल गया कि उनमें दिखावे की भावना बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल ही साधारण वस्त्र पहनते थे और यहाँ तक कि आपने देखा कि तस्वीर में उन्होंने जूते भी फटे हुए पहने थे, तो उनमें सादगी और सरलता विद्यमान थी। फिर है स्वाभिमान की भावना से युक्त। इसी भावना के कारण वो किसी और से कुछ भी नहीं मांगते थे। यहाँ तक कि उन्होंने तस्वीर में फटे हुए जूते पहने, जबकि वो किसी और से जूते मांगकर पहन सकते थे, लेकिन अपने स्वाभिमान की भावना की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर है यथार्थ का निडरता से सामना करना। उन्हें पता था कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और इस स्थिति को उन्होंने बहुत ही निडरता से, गर्व के साथ स्वीकार किया और इसीलिए वो तस्वीर में उन्हीं वस्त्रों में, यानी साधारण वस्त्रों में बैठ गए। फिर है चाटुकारिता से दूरी। उनमें चापलूसी करने की भावना बिल्कुल नहीं थी और इसी भावना के कारण ही वो पूंजीपतियों की ज़्यादा चापलूसी नहीं कर पाए और आर्थिक तंगी को सहन करना पड़ा। आखिरी है गरीबों, श्रमिकों के हमदर्द व पूंजीपतियों के विरोधी। उनकी रचनाओं को आप उठाकर देख लो तो उनका जो व्यक्तित्व है वो उनकी रचनाओं में भी प्रकट होता है कि उन्होंने हमेशा जो गरीब और श्रमिक वर्ग है उनके प्रति संवेदना प्रकट की है और पूंजीपतियों का उन्होंने हमेशा से ही विरोध किया है। तो ये था प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब करते हैं अगला प्रश्न। आपको सही कथन पर निशान लगाना है। पहला है बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। आपको पता है ये कथन बिल्कुल सही है। लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, ये सही है। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। तो बच्चों, हौसले बढ़ाती नहीं, हौसले पस्त कर देती है, यानी हौसलों को कमजोर कर देती है। इसलिए ये कथन बिल्कुल गलत है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, ये कथन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। इसका मतलब पाँव की उंगली का यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं है, इसलिए ये भी कथन गलत है। तो उत्तर है क और ख दोनों सही हैं।
अब करिए तीसरा प्रश्न। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। इन पंक्तियों में लेखक ने क्या व्यंग्य प्रकट किया है वो आपको बताना है। तो वो देखिए, लेखक का कहना है कि अगर किसी असम्मानीय या असम्मानित व्यक्ति के पास पैसा या पावर यानी शक्ति आ जाए तो समाज उसका सम्मान करने लग जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन व्यक्तियों के पास अगर पैसा है, धन दौलत है या वो कोई नेता बन जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का समाज बहुत ही ज़्यादा सम्मान करता है, चाहे वो सम्मान के योग्य हैं नहीं है। यहाँ जो टोपी है वो सम्मानीय और जूता असम्मानीय व्यक्ति का प्रतीक है और ऐसे असम्मानीय व्यक्तियों के आगे लोग अपनी टोपी या सिर झुकाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ऐसा होता है कि असम्मानीय व्यक्तियों का लोग ज़्यादा सम्मान करते हैं और असम्मानीय का सम्मान प्रेमचंद के समय भी था, परंतु आजकल ये और भी अधिक बढ़ गया है। इसी पर लेखक ने व्यंग्य किया है कि समाज में सम्मानित का सम्मान नहीं है, लेकिन असम्मानित का सम्मान बहुत अधिक बढ़ गया अगर उसके पास पैसा या पावर हो तो। अगला देखिए, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हुए जा रहे। तो आपको इसमें व्यंग्य बताना है। तो उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने पर भी लोगों के सामने अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी होने का दिखावा करते हैं, परंतु प्रेमचंद ऐसा नहीं करते। वे जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने दिखाई देते हैं और अपने आप को वैसा ही प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने। इसलिए उनके लिए पर्दा यानी दिखावे का कोई भी महत्व नहीं है, वो कभी भी दिखावा नहीं करते। जबकि लेखक कहते हैं कि वे स्वयं भी, लेखक खुद मानते हैं कि वो स्वयं भी दिखावा करते हैं और उनके जैसे लोग भी दिखावे को अधिक महत्व देते हैं, यानी ऐसे लोग पर्दे को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी दिखावे को या पर्दे को महत्व नहीं देते। वो जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं। अगला देखिए, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं बल्कि पांव की अंगुली से भी इशारा करते हो। इसमें लेखक ने क्या व्यंग्य किया है वो आपको बताना है। तो उत्तर है, यहाँ लेखक प्रेमचंद की पैर की अंगुली को देखकर कहते हैं कि आपकी जो अंगुली है वो ऐसे लोगों की तरफ इशारा कर रही है जो घृणा के योग्य है। और घृणा के योग्य कौन है? जो परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं और उनका सामना नहीं करते। समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं उनका कभी भी विरोध नहीं करते, जबकि लेखक स्वयं समाज में फैली हुई बुराइयों का विरोध करते हैं, बल्कि इसी विरोध में उन्होंने अपने पैर का जूता भी फाड़ लिया है। अर्थात उन्होंने समाज का जो विरोध किया, समाज में जो बुराइयां थी उनके खिलाफ आवाज उठाई, जिसकी वजह से वो कभी भी अमीर नहीं हो पाए, क्योंकि वो पूंजीपतियों के हमदर्द नहीं बन पाए और इसी कारण उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। अब देखिए अगला पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं? यानी लेखक पहले कुछ और सोचते हैं लेकिन बाद में उनके मन में कुछ और विचार आता है जो कि उससे विपरीत होता है। तो ऐसे विपरीत विचार आने की वजह या कारण क्या है वो आपको बताना है। तो वो है, लेखक देखते हैं कि प्रेमचंद ने फोटो में सामान्य कपड़े पहने हुए हैं, तो उन्हें इस बात पर गुस्सा आता है कि उन्होंने ऐसे सामान्य कपड़ों में फोटो क्यों खिंचवाई। अगर उनके पास कपड़े नहीं थे तो किसी से मांग कर भी फोटो खिंचवा सकते थे, परंतु अगले ही पल लेखक के मन में विचार आता है कि प्रेमचंद जी का जीवन दिखावे से दूर है।
वे वास्तविकता को निडरता या बहादुरी से स्वीकार करते हैं और इस तस्वीर में भी उन्होंने अपनी आर्थिक कमजोरी या आर्थिक तंगी को बहुत ही बहादुरी और निडरता से स्वीकार कर लिया है। यह विचार जैसे ही उनके मन में आता है तो लेखक के मन में प्रेमचंद जी के प्रति जो गुस्सा होता है वह समाप्त हो जाता है और उनके प्रति आदर या सम्मान का भाव उत्पन्न हो जाता है। अगला है, आपने ये व्यंग्य पढ़ा है तो इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? इसका उत्तर है, लेखक, आपने ये जब व्यंग्य पढ़ा तो आपको इससे पता चला कि लेखक में व्यंग्य की जो कला है वो बहुत ही अच्छी है या वो व्यंग्य की कला में निपुण है। एक बार किसी विद्वान ने कहा कि कुत्तों को अगर एक बार रोटी डाल दो तो जीवन भर वो उसकी वफादारी करते हैं। उसके जवाब में परसाई जी ने कहा कि इंसानों और कुत्तों में यही फर्क होता है, यानी इंसान जो है वो वफादार नहीं होते लेकिन कुत्ते वफादार होते हैं। अब इतनी बड़ी बात को उन्होंने इतनी आसानी से कह दिया, तो इन पंक्तियों से क्या स्पष्ट होता है कि वे बड़ी सी बड़ी बात को बहुत ही आसानी से कह देते हैं। और आपने ये निबंध भी पढ़ा, इस निबंध में भी उन्होंने प्रेमचंद जी की तस्वीर के माध्यम से न केवल प्रेमचंद की सादगी का वर्णन किया बल्कि जो समाज है जो दोगलापन दिखाता है उस पर भी उन्होंने प्रहार किया है। समाज जो दिखावा करता है वास्तव में कुछ और होता है, दिखाता कुछ और है, तो वो उस पर उन्होंने बहुत ही प्रहार किया है या उस पर बहुत ही उंगली उठाई है। इससे स्पष्ट होता है कि परसाई जी बहुत ही आसान एवं सरल भाषा में बहुत ही गहरी बात कह जाते हैं। अब है कि पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। अब आपको देखा होगा क्योंकि पाठ में टीले शब्द का प्रयोग आया है, तो उस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, वो किसका प्रतीक है। पाठ में टीला जो शब्द है जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनका प्रतीक है। जैसे आपने देखा होगा नदी के रास्ते में अगर कोई टीला आ जाता है तो नदी क्या करती है, अपनी दिशा बदल लेती है। उसी प्रकार अगर जीवन में हमारे बाधा आ जाए या कोई रुकावट आ जाए तो हमारा जो जीवन है जो सामान्य रूप से चल रहा है उसका प्रवाह क्या है, रुक जाता है। तो यहाँ टीला शब्द का प्रयोग समाज में जो उपस्थित भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, जातिवाद और छुआछूत आदि जो बुराइयां हैं उनके लिए किया गया है और ये बुराइयां समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं और इन बाधाओं को हटाकर ही समाज का विकास किया जा सकता है। तो टीले शब्द का अर्थ है बाधाएं। अब है पाठ का उद्देश्य में ही संदेश छुपा होता है और वही उसका भाव होता है। तो अगर आपसे परीक्षा में उद्देश्य पूछा जाता है या संदेश पूछा जाता है या भाव पूछा जाता है तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में आप ये लिख देंगे। तो पहला है प्रेमचंद के जीवन की सादगी एवं सरलता का वर्णन करना। तो आपने देखा होगा कि तस्वीर के माध्यम से लेखक ने ये बताया है प्रेमचंद जी अपना जीवन बहुत ही सादगी एवं सरलता से व्यतीत करते थे। अगला है समाज में फैली दिखावे की परंपरा पर प्रकाश डालना। लेखक ने बताया है कि समाज जो है किस प्रकार से जो है वास्तव में वैसा नहीं दिखाता बल्कि उस पर आवरण यानी पर्दा ओढ़ लेता है, दिखावा ज्यादा करता है, जबकि प्रेमचंद जी ऐसा नहीं करते। प्रेमचंद के स्वाभिमानी स्वभाव का वर्णन करना। तो आपने पहले भी मैंने बताया कि प्रेमचंद जी का स्वाभिमान स्वभाव के कारण ही वो किसी से कुछ भी नहीं मांगते और इसीलिए उन्होंने दूसरों से जूते मांगकर फोटो नहीं खिंचवाई। फिर है प्रेमचंद का हकीकत या सच्चाई का निडरता पूर्वक सामना करना। हकीकत क्या थी कि प्रेमचंद जी की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी और इस सच्चाई को उन्होंने बहुत ही गर्व और बहुत ही बहादुरी के साथ स्वीकार किया। रचनाकारों को समाज के प्रति उनके कर्तव्य का आभास कराना। हमारे समाज में जो रचनाकार हैं वो चाटुकारिता या चापलूसी में ज्यादा विश्वास रखने लगे हैं और इसी कारण जो समाज है उसके प्रति अपने कर्तव्य को भूल गए।
इसलिए वो अच्छा अच्छा ही लिखते हैं। समाज के जो कमजोर वर्ग है उनकी आवाज नहीं बनते, वो उन्हीं के बारे में ज्यादा लिखते हैं जिनसे उनको फायदा हो सके। इसीलिए लेखक ने समाज को या रचनाकारों को, उन्होंने न केवल रचनाकारों को बल्कि स्वयं को भी, जो क्योंकि वो भी एक रचनाकार हैं, तो उन्होंने स्वयं को भी अपने कर्तव्य का आभास कराया है कि एक रचनाकार होने के नाते समाज के प्रति उनके कुछ कर्तव्य बनते हैं, उनका पालन करना उनके लिए आवश्यक है। फिर है समाज में फैली कुरीतियों, जिसमें भ्रष्टाचार, शोषण, छुआछूत, जाति पाति, पूंजीवादी व्यवस्था और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कुरीतियां और बुराइयां हैं जिनके बारे में लोगों को आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया है। तो इसमें आपने देखा कि प्रेमचंद जी जैसे समाज के प्रति जो बुराइयां हैं उनके विरुद्ध आवाज उठाने के कारण ही उन्होंने अपना जूता फाड़ लिया, यानी उनके कारण ही उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। तो लेखक चाहते हैं कि जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए और उनको समाप्त किया जाए, तभी समाज का विकास हो सकता है। तो ये थे पाठ के प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा आसान तरीके से इनको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।